हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड एजुकेशन में। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी टेंस के बारे में और टेंस का क्लासिफिकेशन पढ़ा था और टेंस के हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट कर दिया था। आज टेंस के ही पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम टेंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने काफ़ी बात करी थी कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने के बाद में हमारा दूसरा नंबर का टेंस है, उसे कहते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। यह ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्तमान में कोई कार्य प्रोग्रेस पर है, यानी कि कोई कार्य हो रहा है, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे कि ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ने का काम अभी जारी है। इस वजह से हम इस टेंस को क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसमें और जब हम हिंदी में पढ़ते थे पहले 4th 6th क्लास में पढ़ते थे, 8th क्लास में पढ़ते थे, तब हम पढ़ते थे ना रहा है, रही है, इस प्रकार से। तो ये वाली चीज़ें इसमें आती है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सबसे पहले हम फॉर्मेट देखेंगे कि हर टेंस का अपने को क्या मिलता है। सबसे पहले तो फॉर्मेट का मालूम होना चाहिए। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, देखो कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, तो सब्जेक्ट के बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो है इज आर एम। इज आर एम के बाद में ध्यान रखना वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। आईएनजी फॉर्म का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के बाद में आपको क्या लगाना है, उसमें आईएनजी ऐड करना है। उसके बाद में आता है आपके ऑब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, वो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो ये देखो इज आर एम। इज आर एम में आप लोगों को क्या अच्छे से पता है क्या पहले से? अगर नहीं पता है तो ध्यान रखना, इज का प्रयोग तो सिंगुलर के साथ में करते हैं, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ में करते हैं और आई के साथ में हम एम का प्रयोग करते हैं। ये हेल्पिंग वर्बों का फिक्स है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका फॉर्मेट हो गया। अब पता कैसे चलेगा कि यह वाक्य कौन सा वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, उसके लिए हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी कि होती है पहचान, कि वाक्य की पहचान कैसे करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। तो ध्यान रखना, देखिए यदि वाक्य के अंदर टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, स्टिल, presently, nowadays, these days और at present। देखिए यदि वाक्य के अंदर आप लोगों को इनमें से भी कोई भी वर्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो वाक्य होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। टुडे आ जाता है, एट दिस टाइम इस समय, इस मोमेंट, मोमेंट का मतलब होते हैं क्षण या पल, वही समय से संबंधित हैं। नाउ यानी अब, स्टिल अब तक भी, प्रेजेंटली, नाउ ए डेज, दीज डेज, नाउ ए डेज और दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों। एट प्रेजेंट वही वर्तमान में और प्रेजेंटली का मतलब भी वही सेम होता है, इस समय कोई कार्य अगर चल रहा हो। तो अगर इनमें से कुछ भी आ जाए तो आप समझ जाना वाक्य प्रोग्रेसिव है, वाक्य में कार्य चल रहा है। तो कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगेगा। एक छोटी सी आइडेंटिफिकेशन और है, एक वाक्य इस प्रकार का भी आता है, देखो यदि वाक्य में देखो क्या हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से एग्जामिनेशन कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकांश। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हमने, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में तुरंत में क्या आ जाए, ये आ जाए एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाए।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तुरंत बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाता है, तो ध्यान रखना जो आगे वाक्य बनेगा ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनेगा। समझ गए क्या? फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, अब एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखो मैंने लिखा लुक और उसके तुरंत बाद में मैंने क्या लगा दिया, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया। एन ओल्ड मैन ब्लैंक प्लेस, ऑप्शंस देखिए, गोज, ऑप्शन बी है इज गोइंग, ऑप्शन सी है गोन, ऑप्शन डी है गो। वाक्य देखिए, लुक एन ओल्ड मैन ब्लैंक प्लेस देयर, इन ऑप्शंस में से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखो लुक के तुरंत बाद में, लुक कौन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या, लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के तुरंत बाद में आपको क्या मिल गया, एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, यानी कि आने वाला वाक्य अब किसका बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनेगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगाते हैं, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगाते हैं क्या, नहीं लगाते हैं, ये तो किस में लगाते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते थे, इसका मतलब इसको कैंसिल कर दो। गोन आता है क्या, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गोन, गोन कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। और ध्यान रखना कभी भी जब आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी करोगे तब भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि गोन जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हमेशा हैज हैव लेके आती है या हैड लेके आती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए सी को भी कैंसिल कर दो। अब देखो एन ओल्ड मैन क्या सिंगुलर है क्या, सिंगुलर के साथ में अगर प्रेजेंट की बात करता हूं मैं इंडेफिनेट की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का प्रयोग करते हैं ना, इसमें लगा हुआ है क्या, अगर मान लो एक पर्पज से अपन देख भी ले कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तब भी ये आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, इज गोइंग, लुक एन ओल्ड मैन इज गोइंग देयर। समझ में आ गया ना ये चीज। देखो आगे इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वेट एक्सक्लेमेटरी साइन और क्लर्क ब्लैंक प्लेस, और इस ब्लैंक प्लेस को मैं ऑलरेडी फिल भी कर देता हूं, इज राइटिंग ए लेटर, कि वेट आवर क्लर्क इज राइटिंग ए लेटर। मैंने क्या करा, एक अंडरलाइन किया है और हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब मैंने आपको ऑलरेडी फिल करके दे दी है। इसके ऑप्शंस देखिए आप लोग, ऑप्शंस हैं इज राइटिंग, ऑप्शन बी है राइट्स, ऑप्शन सी है राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, ऑप्शन डी है राइट। देखिए आपको ऑप्शंस मिले हैं कि इज राइटिंग, राइट, रोट, राइट, और एक ऑप्शन और ले लेते हैं, उसका मतलब है नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट का मतलब अगर आपको लगता है कि ये जो वर्ब यहाँ पर फिल की हुई है, ये जो मैंने वाक्य अंडरलाइन किया हुआ है, ये जो शब्दांश मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, अगर वो सही है तो आपका आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं वो रॉन्ग है तो इनमें से आपका चूज करना होगा आंसर। बताइए क्या क्या वो सही है क्या। देखो सबसे पहले तो क्या देखेंगे, हम पहचान देखेंगे कि क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तुरंत बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन है क्या। बिल्कुल आपको दिख जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तुरंत बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन है। अगर है तो आने वाला वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा ना, ये हमने बात कर ली पहले। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो है वो, देखो इज़ारेम लगा हुआ है, क्लर्क सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में इज लगा दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में मैंने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। अब दिक्कत ये आ रही है कि इन सबको तो हम कैंसिल कर सकते हैं, या तो वो सही है या फिर ये सही है। अब देखो कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है इस वाक्य में, इसमें ये दिक्कत आ रही है कि जो राइटिंग है मैंने डबल टी किया है और यहाँ पर सिंगल टी किया है, कौन सा वाला सही है। देखने में तो वो भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, लिखते कौन सा वाला सही है वो ज़रूरी है। बताइए कौन सा आंसर होगा।
फिलहाल आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर होगा ए, कि वो वाला रॉन्ग है और ये वाला आंसर बिल्कुल सही है इसके अंदर। वो कैसे हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को आईएनजी लगाना भी आना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, मैंने लिखा रोब, रोब का मतलब होता है लूटना। रोब के अंदर अगर मैं बोलूं कि आईएनजी लगाओ तो कैसे लगाओगे? ROBB ING लगाओगे या फिर ROB ING लगाओगे? कौन सा वाला सही है भाई? ये गलत है और ये सही है। मैं बात करता हूं स्विम। स्विम यानी होता है तैरना। स्विम के अंदर अगर ING लगाते हो तो SWIMM ING लगाओगे या फिर सिंगल वाला? बताइए कौन सा सही है। अब देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है कि ये वाला गलत है, ये वाला सही है। यहाँ पर देखो एक और टी की बात करते हैं। ये टी वाला था ना, चलो टी वाला भी ले लेते हैं क्वेश्चन। CUT कट लेते हैं अगर मान लो तो CUTT ING हो गया क्या, या फिर CUT ING करोगे? कौन सा वाला सही है आप लोग बताइए। देखो ये इसमें डबल टी आ रहा है, इसमें सिंगल टी आ रहा है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। जबकि राइट के अंदर क्या कर रहे थे? राइट के अंदर WRITING को हम सही कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ING लगाना भी तो आना चाहिए भाई, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव टेंस है। आप लोगों के प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस भी आएगा, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस भी आएगा, और सभी में आपसे ING लगवाई जाएगी। तो आपको अगर ING लगाना आ गया तो ये चीज़ें आप लोग आराम से कर पाओगे। तो अब हम पढ़ेंगे ING लगाने के नियम। देखिए ये टेंस के अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स में काम आएगी ये चीज़, आप लोगों के शब्द शुद्धिकरण में भी काम में आ सकती है। तो रूल्स फॉर ING लगाने के रूल्स हैं कुछ, 2 रूल्स हैं बस, इतना कर लोगे ना तो काम हो जाएगा आपका। 2 रूल्स में कौन सा है? रूल नंबर 1 तो ये कहता है यदि वर्ब का लास्ट लेटर ई हो तो ई को हटाकर ING लगा देते हैं। देखिए यदि वर्ब का लास्ट लेटर ई हो तो ई को हटाकर ING लगा देते हैं। देखो भाई ये मैंने राइट लिखा था, वर्ब सबसे पहले इसी को ले लेते हैं हमने। राइट के अंदर देखो अंतिम अक्षर कौन है, लास्ट लेटर कौन है? ई आ गया क्या, तो ई को हटाओ और ING लगा दो, तो WRITING हो गया क्या। इसी प्रकार से मैं लिखता हूँ एक और वर्ड MAKE, मेक यानी बनाना। तो मेक में क्या किया मैंने? अंतिम अक्षर कौन देखा? ई देखा क्या, ई को हटाओ और ING लगा दो। एक और वर्ड ले लेते हैं हम टेक। टेक के अंदर भी क्या किया? अंतिम अक्षर ई देखा और ई को हटा के ING लगा दो, टेकिंग हो गया। ठीक है क्या? इस प्रकार से एक तो नियम आपका यह हो गया कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो तो ई को हटाकर ING लगा देते हैं। अब देखिए ये अगर अकेला नियम पढ़ लेते हैं तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा। इस नियम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक वाक्य अगर एक शब्द देखो मैं लिखता हूँ LIE लाई, इसके अंदर अंतिम अक्षर कौन है? ई है क्या? अंतिम अक्षर ई है, तो मैंने नियम तो बताया था क्या कि ई को हटा दो और ING लगा दो। तो LI फिर ING लगा देता हूँ ई को हटा के। तो बताओ ऐसा कोई स्पेलिंग होता है क्या? LING ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। तो इस वजह से ये नियम यहीं पर पूरा नहीं होता है। इसके लिए आप लोगों को 3 नोट पढ़ने हैं बस। अगर वो 3 नोट भी पढ़ लोगे तो आपको ING लगाना बहुत आसान होगा। नोट नंबर 1 देखिए क्या होता है। नोट नंबर 1 यह कहता है
नोट नंबर 1 क्या बोल रहा है, यदि डबल ई हो तो ई को नहीं हटाएं। कहने का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे कि मान लो मैंने बोला एग्जाम्पल देखो इसका, एस डबल ई सी, यानी देखना अंतिम अक्षर कौन है, ई है क्या, लेकिन ई के साथ में देखो ये डबल ई है, तो आपको क्या करना है, अब ई को नहीं हटाना है और आईएनजी लगा देना है, जैसे कि एस डबल ई आईएनजी। आ गया क्या समझ में? ठीक है। एक दूसरा नोट देखिए, यदि ई से पहले आई आ जाए, आए हो, तो दोनों को वाई में बदलकर आईएनजी लगा देते हैं। तो नोट नंबर 2 क्या बोल रहा है, यदि ई से पहले आई हो तो दोनों को वाई में बदल दो और आईएनजी लगा दो। वो कैसे, अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिखवाया था ना, लाए, तो लाए के अंदर देखो क्या है, ई से पहले आई आ गया क्या, दोनों को वाई में बदलो, एल वाई आईएनजी हो गया क्या, आया ना समझ में। इसके बाद में एक और वर्ड ले लेता हूँ, टी आई ई, टाई यानी होता है बांधना। ई से पहले कौन मिला, आई मिला, तो टी दोनों को वाई में बदल दूंगा क्या, टी वाई आई एन जी, तो ये क्या बन गया, टाइंग बन गया, इसमें आई एन जी लगा दिया मैंने। इज दैट क्लियर? ओके। नोट नंबर 3 की बात करता हूं, तो नोट नंबर 3 में 3 शब्द ऐसे हैं वो एक्सेप्शन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भैया, और एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। ये तीनों शब्द अपवाद हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं? पहला तो है, उसे बोलते हैं एज। एज का मतलब होता है, ये देखो वर्ब कैसे है कि एज का मतलब होता है उम्र होना। क्या होता है एज का मतलब? उम्र होना। दूसरा वर्ड जो होता है वो होता है सीन्स, SINGE। इसका मतलब होता है जैसे बर्न होता है ना, बर्न यानी जल जाना, उसी प्रकार ये सीन्स है। इसका मतलब होता है भैया झुलसना। और तीसरा वर्ड होता है वो होता है डाई, DYE। देखो इन सब के अंत में, तीनों के अंत में ई है ना, तो इसी वजह से एक्सेप्शन में आएंगे ये शब्द। तो डाई का मतलब होता है रंगना। ये मरने वाला डाई नहीं है, ये रंगने वाला डाई है, ठीक है। तो ये डाई दोनों, इन तीनों के अंत में क्या है, ई लगा हुआ है, एक्सेप्शन है। इस वजह से क्या करना, इनके अंत में जो ई है उनको मत हटाना, ना कोई परिवर्तन करना, डायरेक्ट ही क्या कर देना, एज में AGEING कर देना भाई। सीन्स है, इसमें भी क्या कर दोगे आप, डायरेक्ट SINGEING कर देना, और डाई में भी DYEING कर देंगे। इस प्रकार से ये डाई का, सीन्स का और एज का आपका ING लगाने का नियम कंप्लीट है। तो पहला रूल समझ में आया क्या आप लोगों को? पहला रूल के अंदर क्या था, मैं आप लोगों को वापस से बता देता हूं कि यदि वाक्य शब्द वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो तो ई को हटा देते हैं और क्या कर देते हैं, ING का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन हमेशा ये चीज़ आपकी हमेशा साबित नहीं हो पाएगी, इस वजह से 3 नोट पढ़ते हैं हम। तीनों नोटों में हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो कि यदि डबल ई आ जाता है तो भाई क्या नहीं करते हैं हम, ई को नहीं हटाते और ING लगा देते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था सी, एक एग्जाम्पल देख लो आप, एग्री। एग्री का मतलब होता है भाई सहमत होना, तो वही लगा दो AGREEING, ठीक है। दूसरा हमने नोट देखा था वो क्या था कि ई से पहले यदि आई हो तो दोनों को वाई में बदल दो और ING लगा दो। फॉर एग्जाम्पल हमने देखे टाई और लाई, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। और तीसरा नोट क्या था, एक्सेप्शन था, उसमें ये तीनों शब्द आप लोगों के थे और तीनों में हमने क्या कर दिया, कुछ भी परिवर्तन नहीं किया और ING लगा दिया। अब हम रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। देखो रूल नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से ये लास्ट है, इसके बाद में आप लोगों के ING लगाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है यदि वर्ब के
लास्ट लेटर से पहले, लास्ट लेटर समझ गए ना, वर्ब का अंतिम अक्षर, लास्ट लेटर से पहले यदि वर्ब के लास्ट लेटर से पहले क्या आ जाए, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल्स है ना भाई, सभी समझते हो ना, ए, ई, आई, ओ, यू वोवल्स होते हैं इंग्लिश में, और बाकी के सारे जो भी होते हैं आपके जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो यदि वाक्य के यानी वर्ब के लास्ट लेटर से पहले ए, ई, आई, ओ, यू आ जाए, ध्यान रखना ये ओनली वन का मतलब है कि ये एक ही होने चाहिए। अगर एक से ज़्यादा हुए तो फिर नियम काम नहीं करेगा। यदि वर्ब के लास्ट लेटर से पहले ए, ई, आई, ओ, यू हो तो लास्ट लेटर को डबल करके आईएनजी लगा देते हैं। समझ गए ना आप लोग सभी। वाक्य को एक बार वापस से पढ़ते हैं हम कि यदि वर्ब का लास्ट लेटर से पहले ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से एक कोई सा भी आ जाता है तो लास्ट लेटर को डबल करके आईएनजी लगा देते हैं। अब देखिए आपके वो उदाहरण आ गए, कौन से वाले, CUT वाला। मैंने बोला CUT कट के अंदर अंतिम अक्षर से पहले क्या मिला आपको, यू मिल गया, ए, ई, आई, ओ, यू में से मिल गया क्या, और एक ही है क्या, तो क्या कर देते हैं, लास्ट लेटर को डबल करके आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो CUTT आईएनजी हो गया क्या बेटा। इसी प्रकार से आप देखो, अब राइट लिख के देखो, इस वजह से अब हम अंतिम अक्षर को राइट करेंगे। जैसे कि मान लो हम क्या गलत कैसे बनाते हैं, WRITING है ना, इससे बना रहे थे ना, और ये कई बार सही भी लगता है जबकि ये गलत है। क्यों, क्योंकि इसका नियम तो रूल नंबर 1 था कि ई को हटाना था और आईएनजी लगा देना था आप लोगों को। मैंने बोला रीड, अंतिम अक्षर से पहले क्या मिला आपको, ए, ई, आई, ओ, यू मिल गया क्या, तो लास्ट लेटर को डबल करके आईएनजी लगा देना है ना, ठीक है, यही पढ़ा था ना। लेकिन साथ में ये भी पढ़ा है कि ओनली 1 करते हैं। देखो ये ए से पहले एक ई और आ गया, 2 आ गए क्या, 2 आ गए तो नियम काम नहीं करेगा, और क्या कर देंगे, ऐसे ही रखेंगे, इसको डबल नहीं करेंगे। तो READING, ऐसा ही एक शब्द होता है ईट के अंदर भी देखो क्या हो गया, अंतिम अक्षर से पहले आ तो रहा है ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन 2 आ रहे हैं, ये 2 आने की वजह से फिर वही चीज़ हो गई, EATING हो गया क्या, ठीक है। अब मैं एक वर्ड लिखता हूँ प्रीपेयर के अंदर आप लोग बता सकते हो क्या कि कैसे आईएनजी लगेगी। देखो अंतिम अक्षर ई आ गया क्या, तो क्या कर दोगे, PREPARING कर दोगे क्या, ठीक है। ये इस प्रकार से हो गया। मैं बात करता हूँ एग्री की। ये मैंने पहले भी बता दिया था कि डबल ई आ जाता है तो क्या नहीं करते हैं, आपको डबल ई को नहीं हटाना है और आईएनजी लगा देना है। तो AGREEING, ठीक है, ये हो गया आप लोगों के आईएनजी लगाने के नियम, ठीक है। अब एक शब्द देखो, मैं लिखता हूं SHOW, शो यानी कि दिखाना। इसके अंदर आईएनजी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, अंतिम अक्षर से पहले कौन मिला आपको, ओ मिल गया क्या, और एक ही है, लेकिन ध्यान रखना उस हिसाब से तो आपका ये बनना चाहिए ना। लेकिन क्या आपने ऐसा शब्द देखा है क्या, नहीं देखा है ना। तो कारण क्या है कि ये डब्लू की वजह से हम क्या नहीं कर रहे हैं, इसको डबल नहीं करेंगे। इसका क्या बनेगा, SHOWING बनेगा। कारण क्या है वो एक नोट बता देता हूँ मैं आप लोगों को, उस नोट से ये भी क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 2 का नोट ये है कि WXYR, ये 4 वर्ड ऐसे हैं, ये 4 लेटर्स ऐसे हैं जिनको कभी भी हम डबल नहीं करते हैं। WXYR को कभी भी डबल नहीं करते हैं। अब आप देख लो,
SHOW आ गया था ना अंतिम अक्षर से पहले, AEIOU भले ही आ रहा हो लेकिन हमें क्या नहीं करना है, W को कभी भी डबल नहीं करना है। ठीक उसी प्रकार से देखो आप मिक्स, मैंने बोला X आ गया क्या, उससे पहले अंतिम अक्षर से पहले देखो AEIOU में से कुछ आ रहा है क्या, I आ गया, तो आप लोगों को क्या नहीं करना है, X को डबल नहीं करना है, तो MIXXING नहीं हो के क्या हो जाएगा, MIXING हो जाएगा। उसी प्रकार से एक वर्ब फिक्स भी हो सकती है, FIXING। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का क्या हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर ING लगाने के नियम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से संबंधित अब हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है, एन ओल्ड पेंटर ब्लैंक प्लेस हिज यूनिक पिक्चर्स इन हिज स्टूडियो एट दिस टाइम। ऑप्शंस देखिए आप लोगों के, इज डाइंग, ऑप्शन बी है डाइंग, ऑप्शन सी है डाई, ऑप्शन डी है इज डाइंग, और ऑप्शन ई भी लिख लो आप, नन। देखो बेटा क्वेश्चन है, एन ओल्ड पेंटर ब्लैंक प्लेस हिज पिक्चर्स यूनिक पिक्चर्स इन हिज स्टूडियो एट दिस टाइम। तो वाक्य को पढ़ो अच्छे से, वाक्य को पढ़ने के बाद में पता चलेगा आप लोगों को कि ये जो वाक्य है वो कौन सा है। एट दिस टाइम लग जाने से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है क्या, क्योंकि पहचान मैंने आप लोगों को बता दी है कि यदि वाक्य के अंदर एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, प्रेजेंटली, नाउ ए डेज, दीज डेज, टुडे एटसेट्रा आ जाता है तो क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप क्या करते हो, इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हो ना। तो सबसे पहले तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होने से इन दोनों को तो हटा दोगे क्या, बिल्कुल। आप लोगों के सामने इज डाइंग और इज डाइंग बचा हुआ है क्या। अब दोनों में फ़र्क होना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा वाला डाई का प्रयोग करोगे। तो देखो ये वाला डाई सूटेबल है या फिर ये वाला डाई सूटेबल है। अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि इसका मतलब होता है DYE का मतलब होता है रंगना, और क्या पेंटर को रंगने से संबंधित ही काम हो सकता है क्या, जबकि यहाँ पर क्या है डाइंग, और ये किससे बना है DIE, ई से पहले आई था, इस वजह से हमने क्या कर दिया DYING कर दिया था ना। इसका मतलब तो होता है भाई मरना, तो मरने से मतलब थोड़े ना, यहाँ तो पिक्चर्स को रंगने से काम है, इस वजह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, DYEING। तो एन ओल्ड पेंटर इज डाइंग हिज यूनिक पिक्चर्स इन हिज स्टूडियो एट दिस टाइम। क्वेश्चन समझ में आ गया ना अच्छे से। आगे देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
देखिए देखिए वाक्य लिखा है मैंने, माई फ्रेंड स्वाति इज स्टिल टीचिंग इन प्राइमरी स्कूल फॉर हर चिल्ड्रन। देखो वाक्य के अंदर सबसे पहले तो आप लोग देखोगे आइडेंटिफिकेशन की वाक्य कौन से टेंस से लिया गया है। तो क्या वाक्य देखो स्टिल आ गया क्या, और स्टिल के आ जाने से वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है ना, बिल्कुल होता है। तो स्टिल आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, आप लोगों को देखना है कि कहाँ पर क्या गलती है। तो माय फ्रेंड स्वाति, स्वाति देखो माय फ्रेंड स्वाति कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है तो इज लगा हुआ है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, इज लगा हुआ है, सही है। स्टिल लगा हुआ है, टीचिंग, टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी मैंने लगा दी है, ठीक है, तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इन प्राइमरी स्कूल फॉर हर चिल्ड्रन, ये जो वाक्य है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य था, प्रेजेंट कंटिन्यूस के हिसाब से इज बिल्कुल सही लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी बिल्कुल सही लगा हुआ है। उस हिसाब से इस वाक्य में क्या हो गया, नो एरर, कोई गलती नहीं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। देखो शॉर्ट एंड स्वीट वाक्य है समझने के पर्पज से कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखो क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन की सही है या नहीं है। यहाँ पर देखो मैनी चिल्ड्रन ब्लैंक प्लेस फॉर पिकनिक इन दिसंबर, क्या यहाँ पर उन शब्दों में से कोई है क्या आइडेंटिफाई करने वाला वर्ड है या नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर कोई ऐसा शब्द दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही आपको फर्स्ट फॉर्म के बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा है कि पता लगा पाए कि कौन सा टेंस है। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ा था, तो क्या उनमें से है क्या, नहीं है। कई बार ऐसा ही होता है वाक्य के अंदर आपको पहचान नहीं मिले तो आप लोगों को ऑप्शन से आंसर निकालना होगा। तो इसमें देखो भाई क्या है, मैनी चिल्ड्रन ब्लैंक प्लेस फॉर पिकनिक इन दिसंबर, तो एक तो ऑप्शन है आर गोइंग कि जा रहे हैं दिसंबर में, हैव गोन जा चुके हैं, और गोज यहाँ पर क्या हुआ है, एक और वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट अगर इंडेफिनेट की बात करते हैं तो ये सही है क्या, देखो मैनी चिल्ड्रन आया हुआ है, मैनी चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट होता है क्या, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसमें एस और एस कभी भी नहीं जोड़ते हैं। तो इसमें तो क्या लगा हुआ है, एस और एस लगा हुआ है ना, इसलिए इसको कैंसिल कर दो। अब तो इन दो में देखो आंसर क्या होगा, तो आर गोइंग या फिर हैव गोन, मैनी चिल्ड्रन आर गोइंग और हैव गोन। यहाँ पर देखिए मैनी चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में आर ही लगाते हैं और गोइंग लगा हुआ है ही, तो इस हिसाब से ये आपका आंसर सही है क्या, ए। अब दूसरे की बात करते हैं तो हैव गोन कि जा चुके हैं, तो ये आंसर भी आप लोगों का बिल्कुल सही बैठेगा यहाँ पर, क्योंकि पहचान तो यहाँ पर किसी भी टेंस की है नहीं, तो एक बार के लिए आप लोगों का ये बी ऑप्शन भी सही होगा। क्यों, क्योंकि हम जब आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में प्लूरल के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल उस अनुसार हो रखा है। तो ये तो आप लोगों के दोनों ऑप्शन सही हैं, गोज कभी भी इसमें नहीं आएगा। तो ये मैंने केवल समझाने के पर्पज से आप लोगों को चीज़ बताई है, बाकी ऑप्शन तो आपको एक ही सही करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का था प्रेजेंट कंटिन्यूस। बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप लोगों को और भी कुछ भी इंक्वायरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनेट कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पूरा हो चुका है। अब देखो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो तो हम इसी
इसी के साथ में ख़त्म करते हैं कि भाई हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो गया। अब बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं ले सकते एकदम से कि अब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्लास भी इसी में दे दूँ, प्रेजेंट परफेक्ट भी दे दूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी, वो पॉसिबल भी नहीं है। आप लोग आराम से धीरे धीरे पढ़ते जाइए। आपका टेंस वगैरह जो धीरे धीरे सारे टॉपिक्स है मैं धीरे धीरे क्लियर करवाता जाऊँगा। बस आप लोगों की एक छोटी सी जिम्मेदारी है ये है कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। उसके लिए आप लोगों को बेटा शेयर तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये वीडियो को अच्छे से लाइक करो, अगर पसंद आ रहा है तो। अगर कोई गलतियां हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, तो उन गलतियों को सुधार करेंगे। और दूसरी बात कि आप अधिक से अधिकतर स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताओ कि आप लोगों के यूट्यूब पर टेंसेस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। हाई कोर्ट एलडीसी के पर्पज़ से ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स आप इससे एसएससी बैंक वगैरह भी आप दे सकते हो। उसके लिए बस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा भी मैं आप लोगों को इजी लेवल पर बता रहा हूँ। तो आप लोग इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो, शेयर करो, ताकि आप लोगों के लिए मैं और अच्छे से मेहनत करता रहूँ और आप लोगों की सर्विस करता रहूँ, सेवा करता रहूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, इतना कह के मैं अभी तो वीडियो ख़त्म करता हूँ। ओके, बाय बाय।